हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक कोचिंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है व अभिनंदन है। मैं मीटिंग भी आप सभी के बीच लगातार 2-3 दिन से वीडियो के माध्यम से आ रहा हूं। तो मेरा जो टॉपिक है आजकल जो चल रहा है उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व में और भारत के प्रमुख व्यक्तित्व में, तो आज मेरा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट के नाम से आप सभी परिचित हैं, क्योंकि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड का और पूरे भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, या फिर अगर कहा जाए तो उत्तराखंड का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं जिम कॉर्बेट के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में थोड़ी सी चीज़ें बता देता हूँ, कहाँ के निवासी थे और कहाँ इन्होंने क्या क्या उत्तराखंड में किया है, वो सारी चीज़ें। तो जिम कॉर्बेट के अगर जन्म की बात की जाए, जिम कॉर्बेट का जन्म 25 जुलाई 1875 को, कब? जिम कॉर्बेट का जन्म 25 जुलाई 1875 को ब्रिटेन में होता है। कहाँ पर होता है? ब्रिटेन में। इनके अगर पिता की बात की जाए, इनके पिता का नाम क्रिस्टोफर, पिता का नाम क्या है? क्रिस्टोफर, और माता का नाम मैरी जैन है। तो माता का नाम क्या है? मैरी जैन, और पिता का नाम क्या है? क्रिस्टोफर। इनकी बहन का नाम मैगी, बहन का नाम क्या है? मैगी। तो माता, पिता और बहन का नाम तीनों कंप्लीट हो चुके हैं। माता का नाम है इनकी क्या? मैरी जैन, पिता का नाम क्रिस्टोफर, बहन का नाम मैगी, और जन्म जो हुआ था इनका हुआ था 25 जुलाई 1875। तो इनसे रिलेटेड ये 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट की अगर बात की जाए तो इनके द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई वो इम्पोर्टेंट है। तो इनके द्वारा जो पहली पुस्तक अपनी लिखी गई थी तो उसका नाम है जंगल स्टोरीज। कौन सी पुस्तक? जंगल स्टोरीज नामक पुस्तक इनकी पहली पुस्तक है, जो इन्होंने 1935 में लिखी थी। कब? 1935 में। 1935 में जंगल स्टोरीज नामक इनकी पहली पुस्तक की रचना की गई थी। 1944 की बात करते हैं। 1944 में द मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं के नाम से इन्होंने दूसरी रचना लिखी थी। तो दूसरी पुस्तक इनकी कौन सी है? मैन ईटर ऑफ कुमाऊं। तो मैन ईटर ऑफ कुमाऊं इन्होंने कब लिखी? तो मैन ईटर ऑफ कुमाऊं इनके द्वारा जो लिखी गई थी वह 1944 में लिखी गई थी। बात करते हैं 1948 की। कब? 1948 में इनके द्वारा एक पुस्तक और लिखी गई, मैन ईटिंग ऑफ एट रुद्रप्रयाग। कौन सी? मैन लेपर्ड एट द रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग पुस्तक इनके द्वारा कब लिखी गई? तो 1948 में। नेक्स्ट अगर बात की जाए 1952 में, 1952 में इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है मेरा हिंदुस्तान या मेरा माई इंडिया। मेरा हिंदुस्तान नामक पुस्तक इनके द्वारा कब लिखी गई? तो मेरा हिंदुस्तान नामक लिखी गई 1952 में। 1952 के बाद इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई वो लिखी गई 1954 में। 1954 में इन्होंने पुस्तक लिखी थी द टेम्पल टाइगर। कौन सी पुस्तक लिखी? द टेम्पल टाइगर नामक पुस्तक इन्होंने कब लिखी? तो आंसर हो जाएगा 1954। 1955 में। 1955 की बात करें, इनकी अंतिम पुस्तक जो है उसका नाम है ट्री ड्रॉप्स। कौन सी? ट्री ड्रॉप्स नामक पुस्तक इन्होंने कब लिखी? तो 1955 जो इनकी अंतिम पुस्तकों में आती है, यानी सबसे लास्ट पुस्तक इनके द्वारा 1955 में ट्री ड्रॉप्स लिखी गई थी। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं इसी में। तो एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम था मार्टिन बूथ। कौन? मार्टिन बूथ के द्वारा जिम कॉर्बेट की जीवनी लिखी गई थी। आपसे क्वेश्चन पूछता है मार्टिन बूथ के द्वारा किसकी जीवनी लिखी गई? तो आंसर हो जाएगा आपका जिम कॉर्बेट। दूसरे व्यक्ति जो हैं उनका नाम है स्टीफन ऑल्टर। कौन? स्टीफन ऑल्टर। इनके द्वारा एक रचना लिखी गई थी इन द नाइट ऑफ द जंगल। कौन सी रचना? इन द नाइट ऑफ द जंगल। इन द नाइट ऑफ द जंगल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इन द नाइट ऑफ द जंगल नामक पुस्तक जो है वो स्टीफन ऑल्टर ने जिम कॉर्बेट के जीवन परिचय को बताने के लिए लिखी गई थी, या इन्होंने कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए हैं उसके बारे में स्टीफन ऑल्टर के द्वारा इन द नाइट ऑफ द जंगल नामक पुस्तक लिखी गई थी। 1947 एक सन इनके लिए इम्पोर्टेंट है। 1947 में जब ये नैनीताल में अपनी गर्मी हाउस में रहा करते थे, यानी नैनीताल में इनका एक हाउस है जहाँ पर ये रहते थे, उसे गर्मी हाउस के नाम से जानते हैं। कौन सा? गर्मी हाउस। ये गर्मी हाउस आपका नैनीताल डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में स्थित है। यहाँ पर इनके साथ इनकी बहन मैगी भी रहती थी। कौन? मैगी। तो
मैगी मैगी ने क्या किया, इनकी उम्र को बढ़ते हुए यानी इनकी बीमारियां स्टार्ट हो चुकी थी, नॉर्मली बूढ़े हो चुके थे, तो 1947 में मैगी इनको लेकर केन्या चली जाती है। कहाँ पर? केन्या। तो केन्या में रहते हैं ये, और केन्या में रहते रहते ही इनका 19 अप्रैल कितनी डेट 19 अप्रैल 1955 को क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। तो आपसे पूछता है कि जिम कॉर्बेट का निधन कब हुआ, तो 19 अप्रैल 1955 को कहाँ पर होता है? तो आंसर हो जाएगा आपका कहाँ पर? केन्या में। अब बात आगे की जाए, इनके द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई और जिम कॉर्बेट के द्वारा, तो जीती जागती जंगल की कहानियां और कुमाऊं के नरबख्शी इंपॉर्टेंट है। कौन सी? जीती जागती जंगल की कहानियां किसकी प्रमुख रचना है? तो आंसर हो जाएगा वो है जिम कॉर्बेट। दूसरा जो पॉइंट है इसमें जीती जागती के बाद, वो है कुमाऊं के नरबख्शी। तो कुमाऊं के नरबख्शी नामक रचना किसकी है? तो आंसर ये भी है जिम कॉर्बेट। ठीक है, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट। और जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में क्यों चर्चाओं में रहता है? आपने नाम सुना होगा रुद्रप्रयाग का आदमखोर बाग। इसकी घटना के बाद यानी रुद्रप्रयाग का आदमखोर बाग जो चर्चाओं में रहता है, इसी के कारण जिम कॉर्बेट भी पूर्ण तरीके से इसको यानी इनको मारने का जो श्रेय जाता है जिम कॉर्बेट जी को, इसी के कारण उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट जी चर्चाओं में रहते हैं। तो आगे बात करते हैं अब इनसे रिलेटेड जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका आता है, उसका नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है और उत्तराखंड का भी पहला राष्ट्रीय उद्यान है। तो इस पर चर्चा करेंगे कौन कौन से प्रश्न इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। पहला पॉइंट मेरा ये रहेगा कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब होती है? तो 1936 में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना होती है। इसके क्षेत्रफल की बात की जाए 520.82 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना? 520.82। ये फैला हुआ कहाँ पर है? तो आपसे पूछा जाता है कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका नैनीताल और साथ में पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत भी आता है। तो पौड़ी और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है। आपसे ये भी पूछा जाता है कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत इसका कितना क्षेत्रफल आता है। तो नैनीताल के अंतर्गत इसका 208 वर्ग किलोमीटर के आसपास आता है, जबकि पौड़ी में इसका क्षेत्रफल 312 वर्ग किलोमीटर के आसपास आता है। और टोटल अगर आप इन दोनों को मिला लें तो 520.82 वर्ग किलोमीटर के आसपास आता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है पौड़ी में कितना भाग आता है, नैनीताल में कितना भाग आता है और टोटल कितना भाग है। तो आप याद रखिए 520.82 वर्ग किलोमीटर। 1936 की अगर बात की जाए 1936 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को जब स्थापित किया जाता है तो इसे हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। कौन सा पार्क? हैली नेशनल पार्क के नाम से कब जाना जाता है? तो 1936 में स्थापित होते समय हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। विलियम हैली कौन थे? तो इनका पूरा नाम माइकल विलियम हैली था, जो पंजाब राज्य के राज्यपाल रहे थे 1924 से 1924 से लेके 1928 तक। तो 1924 से लेके 1928 तक पंजाब राज्य के राज्यपाल रहे थे माइकल विलियम हैली, जिनके नाम पर 1936 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है इसका नाम जो स्टार्टिंग में हैली नेशनल पार्क के नाम से रखा गया था। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं 1952 या फिर कहीं पर आपको देखने को मिलेगा 1954। इस जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर एक नदी बहती है जिसका नाम है पूर्वी रामगंगा। कौन सी नदी बहती है? इस राष्ट्रीय उद्यान से मध्य से होकर एक नदी बहती है जिसका नाम है पूर्वी रामगंगा। तो 1952 और 1954 में डेट अलग अलग कहीं पर लिखी है, तो उसके अकॉर्डिंग इसका नाम जो है रामगंगा नेशनल पार्क रखा जाता है। तो रामगंगा नेशनल पार्क कब रखा जाता है? 1952। ऑप्शन के अनुसार 1954 अगर दिया, वैसे 1952 आपके डाटा पर लिखा है, ठीक है, जो आपका गूगल में डाटा है। नेक्स्ट 1957 में क्या होता है? 1957 में 1957 में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क से हटाकर इनके नाम पर रख दिया जाता है। किसके नाम पर? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इनका नाम कब पड़ता है इस राष्ट्रीय उद्यान का? तो आंसर हो जाएगा इनके नाम पर जो पड़ता है वो 1957 में आता है, ठीक है। इसके बीच जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीच से पूर्वी रामगंगा होकर तो बहती है, लेकिन एक दून भी स्थापित है जिसका नाम है पाटली दून। तो पाटली दून कहाँ पर स्थित है? पहला क्वेश्चन तो नैनीताल में। किस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है? तो आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। नेक्स्ट पॉइंट की बात करी जाए
तो नेक्स्ट पॉइंट, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है, ठीक है, इसे 2012 में, अप्रैल का महीना है 2012 में, ठीक है, तो जिम कॉर्बेट के 500 मीटर एरिया को, यानी कितने मीटर को, 500 मीटर एरिया को साइलेंस जोन के अंतर्गत घोषित किया गया था। साइलेंस जोन के अंतर्गत जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को कब घोषित किया गया था, तो अप्रैल 2012 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आप जरूर याद करें। नेक्स्ट अगर सन की बात की जाए 2013 में, कब, 2013 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के तहत SPRF का गठन किया गया था, स्टेट टाइगर रिजर्व फोर्स, ठीक है, या फिर आइस्टाफ टाइगर रिजर्व फोर्स के नाम से बोलते हैं, स्पेशल टाइगर रिजर्व फोर्स के नाम से भी इसे जानते हैं। कब स्थापित किया गया था, 2013 में स्पेशल टाइगर रिजर्व फोर्स का गठन किया गया था। कहाँ पर, जिम कॉर्बेट के अंतर्गत। तो जिम कॉर्बेट से रिलेटेड जितने ये पॉइंट थे, एक चीज़ और आती है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा, अगर देखा जाए पर्यटकों की दृष्टि से, तो सबसे ज़्यादा पर्यटक यहीं पर आते हैं। बात करते हैं, एक नाटक चला होगा, आपने देखा होगा 12 अगस्त 2019 को, 12 अगस्त 2019 को नेशनल टीवी के माध्यम से, जो हमारा नेशनल चैनल चलता है, इसके माध्यम से नरेंद्र मोदी और बियर ग्रिल्स, ठीक है, जो डिस्कवरी चैनल पर आते हैं, उनके द्वारा एक नाटक छोटा सा जिम कॉर्बेट पर बनाया गया था, ठीक है, वो प्रसारित किया गया था। कब, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाए, 12 अगस्त 2019। तो जिम कॉर्बेट से रिलेटेड या जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड जितने भी आपके पॉइंट थे वो सभी क्लियर हो चुके हैं। एक बार डेट भी कभी कभी पूछ लेता है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, आपकी बुक में कहीं पर डेट नहीं दी है तो 8 अगस्त 1936, अगर आपसे डेट पूछी जाए तो आपको याद रखिए 8 अगस्त 1936 को जिम कॉर्बेट की स्थापना की गई थी। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत एक चीज और आती है, टाइगर रिजर्व। तो टाइगर रिजर्व कब स्थापित किया गया था, तो भारत का पहला टाइगर रिजर्व आपसे पूछा जाए तो वो भी है जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट के अंतर्गत ये चीज कब स्टार्ट की गई, तो 1 नवंबर 1975 को टाइगर रिजर्व की स्थापना भारत में की गई थी। यानी पहला टाइगर रिजर्व अगर किसी को कहा जाता तो वो भी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर ये प्रोसेस 1973 में प्रारंभ किया गया था। वर्तमान में टोटल 51 टाइगर रिजर्व है, पहले 50 थे, 2021 में एक और ऐड कर दिया गया है। और स्टार्टिंग जब हुई थी इनकी तो कुल टाइगर रिजर्वों की संख्या कितनी थी, 9। यानी 1973 में भारत में कुल टाइगर रिजर्वों की संख्या भी आपसे पूछी जाती है तो कितनी थी, 9। तो अभी इतनी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आपको और चीज़ें भी आगे धीरे धीरे आपको बता दी जाएंगी। इस चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें और अपनी कमेंट जरूर बताएं कि कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने आपको अच्छी लगती है। धन्यवाद।